पिछले क्लास तक हम लोग रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस को देख चुके थे, ठीक है। इस क्लास में हम लोग स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है और उसका क्या कंडीशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या है, देखिए यहाँ लिख दिया गया है, हैविंग द पोटेंशियल टू प्रोसीड विदाउट द असिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल एजेंट। नाम ही बता रहा है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, खुद से होने वाला प्रोसेस, ठीक है। तो इसको होने के लिए किसी चीज का जरूरत नहीं पड़ता, ठीक है। और अगर कुछ का जरूरत पड़ता है भी ना तो ये खुद से ही एडजस्ट कर लेता है, खुद से ही उसका जुगाड़ लगा लेता है, एक्सटर्नल को हेल्प करने का जरूरत नहीं पड़ता, ठीक है। थ्योरेटिकली पहले देख लीजिए, उसके बाद हम न्यूमेरिकल का पूछेंगे। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का बहुत सारा एग्जांपल है, कुछ एग्जांपल से गुजारा जा रहा है। जैसे हीट फ्लो होता है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ, खुद से ही होता है। लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में खुद से नहीं होगा तो वो स्पॉन्टेनियस नहीं कहलाएगा। ये बात समझ आ रहा है? जो खुद से हो वो स्पॉन्टेनियस कहलाता है। तो खुद से जो चीज आपको दिखता है ना, आप उसको स्पॉन्टेनियस बोल सकते हैं, खुद से होने वाला प्रोसेस। जैसे हीट फ्लो होता है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, खुद से, तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। गैस है जो कि एक्सपेंड करता है, बाहर में अगर कम प्रेशर है, गैस का प्रेशर ज्यादा है तो खुद से एक्सपेंड करेगा, तो ये भी क्या हो गया, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गया। मिक्सिंग ऑफ गैस, अगर किसी कंटेनर में पार्टीशन कर दो तो एक गैस इधर है दूसरा गैस इधर है, जैसे इसको तुम हटाओगे तो खुद ब खुद मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, वो भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। इवेपोरेशन खुद से होता है, तो ये भी क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। कोई भी नेचुरल प्रोसेस जो खुद से हो रहा है, तो नेचुरल प्रोसेस तो खुद ही से ना होता है, तो इसका मतलब वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। और केमिकल रिएक्शन जो खुद से होता है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, जो खुद से होता है। अगर किसी को कराने के लिए तुमको हीट करना पड़ेगा, तो खुद से नहीं हो रहा हो तो तुम कर रहे हो। जो खुद से होता है वो क्या होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन से मिलता है तो NH3 बनाता है, ठीक है। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट निकलता है इसमें, लेकिन होता है खुद ही से। N2 और O2 मिल करके NO2 बनाता है। तो ये क्या होता है कि रिएक्शन जब होता है तो डेल्टा H का वैल्यू पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये क्या करता है कि हीट एनर्जी लेता है, लेकिन इसको करवाने का जरूरत नहीं है, नेचर से खुद कर लेता है। समझ रहा है? इसको कुछ हीट का जरूरत है रिएक्शन करने के लिए, तो नेचर से खुद ब खुद ले लेगा। तो ये भी क्या हो गया, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ही हो गया। समझ में आया? और एक चीज ध्यान दीजिएगा कि कोई भी नेचुरल प्रोसेस है वो क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। नेचर में हो रहा है, इसका मतलब कोई कर नहीं रहा है, खुद से हो रहा है। समझ रहा है कि नहीं? तो वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, ये सब ध्यान रखना है। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस स्लो भी हो सकता है, फास्ट भी हो सकता है, बहुत फास्ट भी हो सकता है, बहुत स्लो भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि खुद से हो रहा है तो फास्ट होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत धीरे धीरे भी खुद से हो सकता है। तो ये ध्यान रखिए कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या है, स्लो भी हो सकता है, बहुत स्लो भी हो सकता है, फास्ट भी हो सकता है, बहुत फास्ट भी हो सकता है। जनरल मिसकंसेप्शन होता है बच्चा का जी क्या, कि जो खुद से होगा वो खुद ब खुद फास्ट होगा, तो ऐसा जरूरी नहीं है, वो स्लो भी हो सकता है। जैसे कि फ्री एक्सपेंशन, मतलब वैक्यूम है उसके रेंज में कोई एक्सपेंशन हो रहा है, बहुत तेजी में एक्सपेंशन होता है। और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलता है नेचर में, ठीक है, तो H2O बनाता है, लिक्विड बनाता है। तो ये वाला प्रोसेस क्या है, बहुत स्लो प्रोसेस है। आप इलेक्ट्रिसिटी मार दीजिएगा तो हो जाएगा, वो अलग बात है, फिर वो वाला इरिवर्सिबल हो जाएगा, मतलब सॉरी नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। ये बात समझ में आया? खुद से होगा तब वो स्पॉन्टेनियस है। कोई चीज खुद से हो रहा है, अब तुम क्या करोगे, तुम एक्स्ट्रा कुछ मार करके उसको स्लो फास्ट कर दिए, तब वो स्पॉन्टेनियस में नहीं आएगा। बाहर वाला का हाथ जैसे उसमें लग गया तब वो स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। तो इन दो एग्जांपल से समझाया गया है कि देखो ये भी स्पॉन्टेनियस है, ये भी स्पॉन्टेनियस है, लेकिन ये बहुत स्लो है, ये बहुत फास्ट है। तो स्लोनेस और फास्टनेस ये डिसाइड नहीं करता है कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नहीं स्पॉन्टेनियस, ठीक है। अच्छा एक चीज ध्यान देना यहाँ पे जो लिखा हुआ है, हम सब कुछ अरेंज करके इसलिए लिख दिए हैं ना कि कुछ भी छूटे नहीं। सम प्रोसेस मे बी स्पॉन्टेनियस इन वन कंडीशन,
है अभी, तो कोई जरूरी नहीं कि हमेशा स्पॉन्टेनियस ही होगा। अगर कंडीशन बदलेगा तो हो सकता है कि नॉन स्पॉन्टेनियस बन जाए। समझ में आ रहा है? जैसे कि आइस है, तो 2 डिग्री सेल्सियस पर पिघल 2 डिग्री सेल्सियस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में पिघल करके ये क्या होगा, वाटर बनेगा कि नहीं बनेगा? खुद से बनेगा कि बनाना पड़ेगा? खुद से बनेगा, तो ये स्पॉन्टेनियस है। लेकिन यही 2 डिग्री सेल्सियस की जगह पर टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस है और 1 एटम है, तो -5 डिग्री सेल्सियस पर आइस बनेगा, वाटर नहीं बनेगा, तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो क्या देखें, आइस से वाटर बनना स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, तुम नहीं बता सकते हो विदाउट कंडीशन। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कोई प्रोसेस है जो कि स्पॉन्टेनियस होगा एक कंडीशन में, तो हो सकता है कि दूसरे कंडीशन में क्या हो जाए, नॉन स्पॉन्टेनियस। हम ये नहीं बोल रहे कि 100% अभी स्पॉन्टेनियस है तो कंडीशन बदलेगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, ये नहीं बोल रहे। लेकिन जनरली ऐसा होता है कि कंडीशन बदलता है तो स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाता है और नॉन स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस हो जाता है। समझ आ रहा है? कुछ ऐसा होगा जो हमेशा क्या होगा, स्पॉन्टेनियस ही होगा। ठीक है, तो ये समझ जाना कि स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस होना कंडीशन पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, देखो फिर यहाँ क्या लिखा गया जी कि अगर A से B स्पॉन्टेनियस है किसी कंडीशन में, तो एकदम उसी कंडीशन में B to A जो होगा वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा एंड वाइस वर्सा। मतलब कंडीशन नहीं बदल रहे हो तब का, अगर ऐसे स्पॉन्टेनियस है तो ऐसे नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, और अगर ऐसे नॉन स्पॉन्टेनियस है तो ऐसे स्पॉन्टेनियस होगा। लेकिन कंडीशन बदलना नहीं चाहिए, कंडीशन बदलने पर कुछ और हो सकता है। ठीक है, कुछ एग्जांपल दिया गया, वाटर -5 डिग्री सेल्सियस 1 एटम पर आइस बन जाता है। तो ये अगर स्पॉन्टेनियस है तो आइस -5 डिग्री सेल्सियस पर वाटर नहीं बनेगा, माने इसको उल्टा कर दीजिएगा इसी कंडीशन में, तो अगर यहाँ स्पॉन्टेनियस है तो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। और वेपर जो है वाटर में जा रहा है 110 डिग्री सेल्सियस पर 1 एटम में, तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, ये खुद से नहीं होगा। तो इसी कंडीशन में उल्टा करिएगा तो क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो ये 100% ट्रू है ये बात, समझना। ये वाला जो लिखे वो 100% ट्रू नहीं है कि अभी स्पॉन्टेनियस है तो कंडीशन बदलोगे तो नॉन स्पॉन्टेनियस हो ही जाएगा, ये जरूरी नहीं है। लेकिन अगर ये वाला स्पॉन्टेनियस है तो उसी कंडीशन में ये वाला नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, ये वाला नॉन स्पॉन्टेनियस है तो उसी कंडीशन में इसको बदलोगे तो स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये आपको ध्यान रखना। 3 चीज अभी बताए हैं। स्पॉन्टेनियस को जरूरी नहीं कि फास्ट प्रोसेस हो, जनरली लगता है ना खुद से हो रहा है फास्ट भी हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं। तो स्पॉन्टेनियस फास्ट होगा ऐसा जरूरी नहीं, हो सकता है बहुत स्लो लगे रहे, लाखों साल में कंप्लीट हो। जैसे कि कुछ भी ग्रेफाइट का डायमंड में बनना, कन्वर्ट होना, समझ आ रहा है कि नहीं, ये लाखों साल में होता है, तो वो भी क्या है, स्पॉन्टेनियस ही। बोलो जी, तो स्पॉन्टेनियस फास्ट ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है, या स्लो ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, रफ्तार के बारे में डिसाइड नहीं कर सकते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को देख। ठीक है, दूसरा क्या बताएं कि कंडीशन बदलेगा तो स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस बन सकता है। और तीसरा बताएं कि अगर रिएक्शन को रिवर्स कर दीजिएगा या प्रोसेस को उल्टा कर दीजिएगा तो उसका स्पॉन्टेनिटी और नॉन स्पॉन्टेनिटी वो बदल जाएगा। तो ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये वाला नोट एकदम रटे हुए रहिएगा। ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल प्रोसेस and may only be reversed by some external agency। तो ये तो केवल उसी को एक्सप्लेन कर रहा है। ये याद रखना है आपको कि कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। इसका मतलब तुमको समझ में आ गया कि कोई भी नेचुरल प्रोसेस इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा, क्योंकि नेचुरल प्रोसेस जितना भी होता है सब क्या है, स्पॉन्टेनियस ना है। और वो बोला है कि स्पॉन्टेनियस जो भी होगा वो इरिवर्सिबल होगा। तो रटे हुए रहना कि कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जो स्पॉन्टेनियस का कंडीशन होगा वो इरिवर्सिबिलिटी का कंडीशन हो जाता है। मैथमेटिकली आगे देखिएगा। तो
इसको एकदम रखे हुए रहना है, ठीक है। कि कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, वो रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होता है। बोलो यार। तो आप समझ रहे हो। अच्छा, कोई इसको फील भी कर सकता है, हम तो मैथ से भी बहुत सारी चीज को फील करवा सकते हैं, या फिजिकली भी आप फील कर सकते हैं। कोई भी चीज स्पॉन्टेनियसली हो रहा है, मतलब खुद से हो रहा है, तो जरूर वहां पर कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। कोई भी चीज खुद ब खुद हो रहा है, इसका मतलब कुछ चीज को पाने के चाह में हो रहा है, इसका मतलब डिफरेंस तो होगा। और कोई भी प्रोसेस अगर डिफरेंस के कारण होगा तो वो इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। बताया था ना कि टेम्परेचर का चेंज या प्रेशर का चेंज अगर रहेगा सिस्टम और सराउंडिंग में, तो हर हालत में इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा। रिवर्सिबल में तो टेम्परेचर सेम ही होता है। बोलो यार। प्रेशर सेम ही होता है, तो जब सेम ही है तो फ्लो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो ये कॉमन सेंस से आदमी को सोच सकता है कि जो खुद से हो रहा है वो किसी ना किसी चीज को पाने के चाह में हो रहा है, मतलब डिफरेंस है वहां पर सिस्टम और सराउंडिंग। और अगर डिफरेंस है सिस्टम और सराउंडिंग में तो हर हालत में वो इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। तो थ्योरेटिकली पता चल गया कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इरिवर्सिबल प्रोसेस क्यों होता है। बोलो यार। चलो, तो ये चीज जो है कि एक बार जान लेना था थ्योरेटिकल नॉलेज के लिए, थ्योरी भी पूछेगा। अब हम लोग न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके लिए ये आपको समझ लेना है। एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स एंड कंडीशन ऑफ स्पॉन्टेनिटी, ठीक है, समझिएगा। साइंटिस्ट के दिमाग में ये चल रहा था ना कि आखिर क्यों कोई प्रोसेस खुद से होता है और क्यों कोई प्रोसेस खुद से नहीं होता है। उसके लिए वो कंडीशन जानना चाह रहा था। समझ आ रहा है कि नहीं। तो सबसे पहला चीज उसके दिमाग में क्या गया कि अगर जो कोई रिएक्शन हो, ठीक है, रिएक्शन हम समझा रहे हैं, अगर कोई रिएक्शन हो और उसमें हीट एनर्जी निकलेगा तो सिस्टम स्टेबल होगा। तो उसको लगा कि शायद ये स्पॉन्टेनिटी का कंडीशन बन जाए कि जिस रिएक्शन में एनर्जी निकलेगा तो सिस्टम स्टेबल होगा। बोलो यार। तो स्पॉन्टेनियस का वो सोचा कि कंडीशन होना चाहिए, ये खुद का खुद होगा। नहीं लग रहा है कि रिएक्शन होगा तो एनर्जी निकलेगा तो स्टेबिलिटी तरफ में गया जी। तो ये खुद से होगा, खुद से होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या कंक्लूजन निकला कि जो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा वो स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। लेकिन देखा क्या गया कि कुछ एंडोथर्मिक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाता है। समझ में आया कि नहीं। तब तो साइंटिस्ट को क्या है कि वो बात हटाना पड़ा, क्योंकि डेल्टा एच को देखने पर आपको नहीं पता चल पा रहा है कि स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो वो वाला कंडीशन नहीं ना हुआ जी कि हाँ भाई डेल्टा एच को देख करके बता देंगे। समझ में आया क्या बोले। शुरू में लगा कि एक्सोथर्मिक रहेगा तो उसको होना चाहिए स्पॉन्टेनियस, तब तो नॉन एक्सोथर्मिक को नॉन स्पॉन्टेनियस होना चाहिए था। लेकिन देखा गया क्या कि नेचर में ये भी खुद ही से हो रहा है। तो वो ये कंक्लूजन निकाल लिया कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक ये कंडीशन नए हैं स्पॉन्टेनिटी का। समझ में आया। तब उसके बाद जो कंसेप्ट इंसर्ट किया गया वो आया एंट्रोपी, ठीक है। एंट्रोपी का कंसेप्ट जो जनरेट किया गया ना वो इसी चीज को जानने के लिए किया गया कि कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा, कोई प्रोसेस खुद से होगा या नहीं होगा। तो फिर क्या हुआ कि यहां पर भी हम कुछ एग्जांपल देखेंगे कि ये वाला चीज है जो कि ला दे सकते हैं। लेकिन अभी तत्काल आप याद रखिए, तो साइंटिस्ट लोग ये समझ गए कि कोई भी
स्पॉन्टेनियस होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? और देखा गया कि इसका कोई एक्सेप्शन नहीं मिला। ठीक है, तब लोग कंक्लूजन ये ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर बता दे सकते हैं आपको कि ये वाला देखो इस ढंग से वैलिड हो जाता है। ठीक है, वो लास्ट में थोड़ा सा कर देंगे, लेकिन अभी सोचना नहीं है, तुमको प्रॉब्लम बनाना है आगे करके। तो साइंटिस्ट लोग क्या बोले कि जिस प्रोसेस में एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इंक्रीज करेगा, एक का नहीं, सिस्टम का एंट्रोपी इंक्रीज कर रहा है, तुम नहीं बता सकते हो कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस। सराउंडिंग का एंट्रोपी इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज करना मतलब चेंज ग्रेटर देन 0 है, तो केवल सिस्टम का एंट्रोपी चेंज देख करके या केवल सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज देख करके तुम नहीं बता सकते कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि यूनिवर्स का एंट्रोपी जिस प्रोसेस में बढ़ेगा या चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स ग्रेटर देन 0 होगा, तब वो प्रोसेस क्या होगा? स्पॉन्टेनियस होगा। बोलो यार, या खुद से होगा। समझ में आया? मतलब क्या हुआ कि कोई भी प्रोसेस खुद से होगा तो हर हालत में उसमें डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन 0। समझ आ रहा है? हिट करके बार-बार हम बोल रहे हैं, सिस्टम के एंट्रोपी के चेंज को देख कर सराउंडिंग के एंट्रोपी को चेंज को देख कर करके तुम नहीं बता दोगे कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस। टोटल एंट्रोपी चेंज को देख करके तुम बता सकते हो। तो वही बोला गया कि अगर टोटल एंट्रोपी चेंज ग्रेटर देन 0 होगा, तब वो प्रोसेस क्या होगा? स्पॉन्टेनियस होगा। और यही वाला इरिवर्सिबल का भी कंडीशन है। समझा? तो कि जो भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है सभी रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो टोटल एंट्रोपी चेंज ग्रेटर देन 0 होगा तो वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। अगर जो टोटल का मतलब क्या हुआ? सिस्टम टोटल एंट्रोपी चेंज 0 होगा, तब वो प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाएगा। तो रिवर्सिबल प्रोसेस का कंडीशन याद रखना कि टोटल एंट्रोपी चेंज 0 के बराबर होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि सिस्टम का एंट्रोपी चेंज और सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज इक्वल होगा, साइन उल्टा होगा। मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस में अगर सिस्टम का 50 से घटेगा तो सराउंडिंग का 50 से बढ़ जाएगा, सिस्टम का 50 से बढ़ जाएगा तो सराउंडिंग का 50 से घट जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो दोनों में उल्टा होगा, एक में जितना प्लस होगा दूसरा में उतना ही माइनस होगा। रिवर्सिबल प्रोसेस में, इरिवर्सिबल प्रोसेस में या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में टोटल जोड़ करके ग्रेटर देन 0 होगा। अब टोटल जोड़ के ग्रेटर देन 0 होगा, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि हो पॉजिटिव हो पॉजिटिव, ऐसा भी हो सकता है कि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव लेकिन ओवरऑल पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव लेकिन ओवरऑल पॉजिटिव। ओवरऑल से हमको मतलब है इंडिविजुअल एक से मतलब नहीं। जैसे तुमसे क्वेश्चन पूछ दिया कि सिस्टम का एंट्रोपी बढ़ रहा है, तुम बता सकते हो कि नहीं कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है? नहीं बता सकते। तो कि तुम सिस्टम को केवल देख के नहीं बता सकते, ओवरऑल टोटल को देख करके बता। समझ आया? और इसको ऊपर से याद रखोगे कि रिवर्सिबल प्रोसेस में टोटल तो 0 होगा करता है चेंज, जिसको ऐसे याद रखोगे कि सिस्टम में जितना चेंज होगा उसका उल्टा सराउंडिंग वाला में चेंज होगा। अब क्या दिया गया है कि सिस्टम का एंट्रोपी चेंज और सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज को जोड़ोगे, मतलब डेल्टा एस टोटल अगर लेस देन 0 होगा तो वो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। या समझना, यहाँ पर समझने वाली बात, नॉन अक्रिम होगा या नॉन फीजिबल होगा। कहने का सेंस क्या है कि कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है जिसमें ओवरऑल यूनिवर्स का एंट्रोपी घट जाए। ओवरऑल घट नहीं सकता यूनिवर्स का एंट्रोपी। देख लो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग में डेल्टा एस टोटल लेस देन 0 होगा तो वो चीज होगा ही। बहुत रोचक लगता है कि 3 कंडीशन ग्रेटर देन 0 तो डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन 0 तो स्पॉन्टेनियस एंड इरिवर्सिबल, डेल्टा एस टोटल इक्वल टू 0 तो रिवर्सिबल। तो ये दोनों प्रोसेस होगा
फीलिंग हो, लेकिन रियलिटी में होगा नहीं। तुम करना चाहोगे ना, तो जो करना चाहेगा उसका कुछ इफेक्ट होगा और उसके कारण यूनिवर्स वाला चेंज होकर के ऐसा होना कि ओवरऑल बढ़िया जाएगा। मतलब पूरे यूनिवर्स में कोई ऐसा घटना नहीं हो रहा है जिसमें डेल्टा एस टोटल लेस देन 0 हो या यूनिवर्स का एंट्रोपी घट जाए, ऐसा हो ही नहीं रहा। इसका यूज कैसे करते हैं? तो अगर पूछेगा कि ये प्रोसेस फीजिबल है कि नहीं, तो तुम डेल्टा एस टोटल निकालोगे और देखोगे कि लेस देन 0 है, तो बोलोगे कि ये नहीं हो रहा है। लेस देन 0 मतलब ये नहीं है कि ये प्रोसेस हो रहा है और इसमें यूनिवर्स का एंट्रोपी घट रहा है, ऐसा नहीं, वो हो ही नहीं रहा। समझ में आ रहा है? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का अगर कंडीशन आपसे पूछेगा तो डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग या डेल्टा एस टोटल लेस देन 0 कंडीशन। देखो समझना जी, थ्योरेटिकली हम बात पहुंचाना चाहते हैं, उसके बाद तो हम न्यूमेरिकल कर ही देंगे। ये हाई टेम्परेचर है, ये लो टेम्परेचर है, तो हाई से लो खुद से जाएगा तो स्पॉन्टेनियस हो गया, तो डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन 0 होगा। लो से हाई खुद से होगा टेम्परेचर नहीं, लेकिन तुम जबरदस्ती कुछ लगा करके कर दे सकते हो, तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस ना हुआ जी। तुम लगा के किए तो इसको तुम बोलोगे कि तुम लगा के जबरदस्ती कर रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यूनिवर्स का एंट्रोपी घटता है। तुम लगा करके ये कर भी दोगे ना, तो इसके कारण कुछ हीट बाहर जो जाएगा ना, वो सराउंडिंग का एंट्रोपी ऐसा बढ़ाएगा कि ओवरऑल जोड़ करके देखोगे तो ग्रेटर देन 0 ही होगा। तो ये बस केवल जानने के लिए कि ये प्रोसेस होगा या नहीं होगा। अगर डेल्टा एस टोटल तुम थ्योरेटिकली किए अब आ गया लेस देन 0, तो तुम बोलोगे कि ये प्रोसेस नहीं हो रहा है। बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है? तो ओवरऑल किस कंक्लूजन पर तुम पहुंचे कि इस यूनिवर्स में कोई प्रोसेस होगा? अगर हो रहा है वो प्रोसेस, तो डेल्टा एस टोटल या तो ग्रेटर देन 0 होगा या इक्वल 0 होगा। डेल्टा एस टोटल लेस देन 0 नहीं हो सकता है। फिर तुम यही नहीं पहुंचे कि हम तो लिखाए हैं कि लेस देन 0, ये केवल चेक करने का कंडीशन है। बात समझ में आ रहा है? तो यूनिवर्स में जितना भी प्रोसेस हो रहा है, चाहे वो रिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है चाहे इरिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं? सिस्टम का टोटल यूनिवर्स का एंट्रोपी या तो उस प्रोसेस के कारण चेंज नहीं होगा, इक्वल टू 0 होगा, या फिर चेंज होगा तो ग्रेटर देन 0 ही होगा। तो इस यूनिवर्स में दुनिया ढंग का प्रोसेस होगा जी, या तो रिवर्सिबल प्रोसेस होगा या तो इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। रिवर्सिबल वाला में चेंज नहीं होगा, मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगा, और इरिवर्सिबल प्रोसेस में चेंज पॉजिटिव होगा या एंट्रोपी बढ़ेगा, तो ओवरऑल यूनिवर्स का एंट्रोपी क्या होता है? बढ़ता है। बात समझ में आ रहा है? तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को इससे भी एक्सप्लेन किया जाता है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो 3 को स्टेटमेंट है वो हम आगे लिखते हैं, तो एक स्टेटमेंट उसमें ये भी होगा, यही सबसे जबरदस्त स्टेटमेंट भी बोला जा सकता है कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? तो एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स कैन नॉट डिक्रीज नहीं हो सकता, या तो उतना ही रहेगा रिवर्सिबल प्रोसेस में या बढ़ेगा इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये समझ में आ रहा है ना कि ये कंडीशन जब होगा तो प्रोसेस होबे भी करेगा। बोलो यार, तो बात समझ में आपको आ रहा होगा। तो ये रटे हुए रहेगा डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए और ग्रेटर देन 0 इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए। ओके, और ये वाला देख रहे हो, ऐसे क्वेश्चन करके तो बता ही दिए हैं कि यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, तुम केवल सिस्टम में को देख करके डिसाइड नहीं कर देंगे। बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है? अच्छा, अब एक चीज और समझिएगा, क्योंकि इसके बाद वही स्टार्ट करेंगे, एक दो एग्जांपल इसका देंगे फिर उसको स्टार्ट करेंगे। डेल्टा एच को देख करके
स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस डिसाइड करने वाला तो कंसेप्ट पहले ही खत्म हो चुका है। लेकिन एंट्रोपी वाला जो आया वो ठोक बजा के एकदम बोला क्या कि अगर डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन 0 है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, और अगर इक्वल टू 0 है तो स्पॉन्टेनियस वो नहीं है लेकिन रिवर्सिबल। बोलो यार, अरे ये कंडीशन दे दिया है कि डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन 0 स्पॉन्टेनियस है और लेस देन 0 है तो नॉन स्पॉन्टेनियस है। लेकिन प्रॉब्लम कहां है कि यूनिवर्स बहुत बड़ा है, तुम पूरे यूनिवर्स को एनालाइज नहीं कर पाओगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसमें लोचा ना हो गया जी, क्योंकि जब तक तुम टोटल एंट्रोपी चेंज नहीं डालोगे तब तक तुम बता नहीं सकते हो कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है। और टोटल कैलकुलेट करना पॉसिबल है, अगर एग्जैक्ट अमाउंट में कैलकुलेट करना चाहे तो पॉसिबल है। अपना सोलर सिस्टम में ही नहीं बता सकता आदमी, तो इसके बाहर गैलेक्सी जितना है वो सब तो पता ही नहीं चल पाएगा। तो साइंटिस्ट को क्या हुआ कि प्रॉब्लम होना स्टार्ट हुआ। किसमें प्रॉब्लम होना स्टार्ट हुआ? डेल्टा एस सिस्टम कैलकुलेट करने में नहीं, लेकिन डेल्टा एस सिस्टम से काम भी तो नहीं चल रहा। डेल्टा एस सराउंडिंग को कैलकुलेट करने में क्या हुआ कि उसको प्रॉब्लम हुआ। तो इसका मतलब क्या हो गया कि स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस वाला में अभी भी लोचा बाकी ही रह गए। तो साइंटिस्ट को लगा कि अब कुछ ऐसा चीज डिफाइन किया जाए कि केवल सिस्टम को ही एनालाइज करके वो पता चल जाए, और उसके थ्रू ये पता चल जाए कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस। समझ में आया? एंट्रोपी वाला चेंज ये ठोक बजा के बोल दिया कि ऐसा है कि स्पॉन्टेनियस, ऐसा नहीं है तो नॉन स्पॉन्टेनियस। बोलो जी। लेकिन उसके बोलने से क्या होगा? तुम ही है जो कि पार नहीं पा रहे हो डेल्टा एस टोटल कैलकुलेट कर रहे हो। तो ये समझ में आएगा कि अब कुछ हम लोग ऐसा पढ़े जो केवल सिस्टम को एनालाइज कर करके बता दे कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस। तो उसी के लिए गिब्स फ्री एनर्जी का है जो कि हाँ कंसेप्ट लाया गया। समझ में आ रहा है? तो ये समझिएगा जी कि डेल्टा एस टोटल का जो कंसेप्ट है ये भी सही है, लेकिन इससे ज्यादा बेहतर वो वाला है क्योंकि वो केवल सिस्टम को ही देख करके डिसाइड कर देता है। हमको यूनिवर्स के बारे में पूरा जानने का जरूरत नहीं। तो इससे ज्यादा बेहतर कंसेप्ट ना वो हुआ, इजी कंसेप्ट ना हो गया जी किसके बारे में जानना हो बता दो। समझा रहा है? तो पहले हम क्या करते हैं कि इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम करवाते हैं, ठीक है? उसके बाद गिब्स फ्री एनर्जी पर जाएंगे। ये समझ में आया कि गिब्स फ्री एनर्जी का जरूरत क्यों पड़ा? यस सर। ठीक है, ओके। यस। अब इस प्रॉब्लम को देखना, दिया हुआ है एट 200 केल्विन सिस्टम रिलीजेज 4000 जूल एनर्जी रिवर्सिबली, देन फाइंड डेल्टा एस सराउंडिंग। ठीक है, तो एक तरीका तो ये हो गया कि आप पहले डेल्टा एस सिस्टम निकाल लीजिए। तो डेल्टा एस सिस्टम किसके बराबर होगा? क्यू सिस्टम बाई टी सिस्टम, यही ना होगा? तो क्यू सिस्टम कितना है बताओ? तो 4000 जूल रिलीज किया माइनस 4000 जूल बाई टी कितना दिया? 200 है ना दिया है। तो यहाँ से कितना आ गया? इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो जाएगा -20। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? जूल पर केल्विन। ये डेल्टा एस सिस्टम आ गया। तो डेल्टा एस सराउंडिंग क्या होगा? प्रोसेस दिया है रिवर्सिबल। इसका मतलब क्या हो गया कि जो डेल्टा एस सिस्टम है उसका उल्टा होगा। तो डेल्टा एस सराउंडिंग किसके बराबर होगा? माइनस डेल्टा एस सिस्टम का, क्योंकि नेट तो जीरो ना होना, आगे ना बताया। तो कितना हो जाएगा? -20 जूल पर केल्विन। तो बोले तो +20 जूल पर केल्विन। कोई दिक्कत लग रहा है? अच्छा, अगर जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, तब हम लोगों को क्या करना पड़ता बताओ? तब हम लोगों को लिखना पड़ता है कि डेल्टा एस
प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, ये ग्रेटर देन 0 होता है इरिवर्सिबल में, तो डेल्टा एस सराउंडिंग क्या होता है, ग्रेटर देन होता माइनस डेल्टा एस सिस्टम के, तो बोले तो कितना होता, तो ये ऐसे करते हैं ना, डेल्टा एस सराउंडिंग ग्रेटर देन, आइए माइनस लगता था 20 जून पर समझ आ रहा है, तो रिवर्सिबल था तो ओवरऑल 0 होना था, तो सिस्टम का जितना होगा उसका उल्टा हो जाएगा सराउंडिंग का, और ये रिवर्सिबल होता तो जोड़ कर करके ग्रेटर देन 0 होना था। अच्छा डेल्टा एस सिस्टम लेस देन 0 आ गया है, तो इससे हम समझ जाएंगे कि प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है। सिस्टम को देख करके हम नहीं बता सकते हैं जब तक डेल्टा एस टोटल नहीं देंगे, ये बात आपको समझ में आ रहा है। ऐसे भी कोई सोच सकता है कि रिवर्सिबल में 0 क्यों होता है, तो बात समझिएगा, यहाँ पर हम बता दें क्या, देखिए कोई मतलब नहीं, इसको हम एक्सप्लेन कर दे सकते हैं, मतलब डिराइव भी कर दे सकते हैं कि काहे बड़ा होता है छोटा होता है, लेकिन थोड़ा सा देख लो, ऐसे समझिए ना कि रिवर्सिबल, तो रिवर्सिबल के केस में क्या होगा, टी सिस्टम बराबर होगा किसके, टी सराउंडिंग के, तो डेल्टा एस सिस्टम अगर आप कैलकुलेट करिएगा तो हो जाएगा क्यू सिस्टम बाई टी सिस्टम, और डेल्टा एस सराउंडिंग अगर कैलकुलेट करिएगा तो हो जाएगा माइनस क्यू सिस्टम बाई टी सराउंडिंग, यही ना होगा। अरे डेल्टा एस सराउंडिंग ऐसे डिफाइन होता है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, और रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा एस सिस्टम ऐसे डिफाइन होता है, और चूंकि रिवर्सिबल में टी सिस्टम और टी सराउंडिंग बराबर ना है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ हो जाएगा माइनस क्यू सिस्टम, और टी सराउंडिंग के जगह पर क्या लिखा जा सकता है, टी सिस्टम, जो कि बराबर है, तो देखो ना डेल्टा एस सिस्टम आ गया इतना और डेल्टा एस सराउंडिंग आ गया इतना, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये 0 ना हो जाएगा, समझ आ रहा है। इसी ढंग से एक प्रॉब्लम से ये प्रूव कर दिया जा सकता है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन 0 होता है, ऐसे भी सोच सकते हैं, देख लो रिवीजन नहीं करना है इसको, ठीक है, खाली हम बता दे रहे हैं कि देख लो, मान लो कि देखना ऐसे समझ जाना, ये वाला है जो कि हॉटर बॉडी, मान लेते हैं कि इसका टेम्परेचर T2 है, इसको कनेक्ट कर दिए एक दूसरे बॉडी जिसका टेम्परेचर T1 है, ये पता है कि T2 ज्यादा है किससे, T1 से, तो हीट ऐसे जाएगा, ये खुद से जाएगा तो तुमको करना पड़ेगा, खुद से जाएगा, इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि ये वाला स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो अगर हम इसमें ये प्रूव कर दें कि डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन 0 हुआ, तो समझ में आ जाएगा कि स्पॉन्टेनियस में डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन 0 है। बार बार बोल रहे हैं, सब कुछ करने का जरूरत नहीं, तुमको रिजल्ट याद रखना है, ठीक है, बस मन नहीं मान रहा है इसलिए बता दे रहे। तो इसका एंट्रोपी मैग्नीट्यूड वाइज देखना, साइन को बाद में सोचेंगे, इसका मान लो कि यहाँ पर से Q हीट एनर्जी ट्रांसफर हुआ, तो इसका एंट्रोपी घटेगा क्योंकि हीट निकल रहा है, तो कितना घटेगा, तो Q बाई T2 कितना से घटेगा, और इसका एंट्रोपी बढ़ेगा कि हीट जरा कितना से बढ़ेगा, तो Q बाई T1, तो इसका Q बाई T2 से, समझना, इसका Q बाई T2 से एंट्रोपी घटा है, मान लो कि ये सिस्टम है, ये सराउंडिंग है, तो दोनों कनेक्ट करने के बाद तो इसका Q बाई T2 से एंट्रोपी घटा है, इसका Q बाई T1 से एंट्रोपी बढ़ा है, मैग्नीट्यूड वाइज, साइन को नहीं देख रहे, तो T2 ज्यादा, ऊपर में तो सेम है दोनों में, तो T2 ज्यादा ना है, T ज्यादा है तो समझ में आया कि इसका मैग्नीट्यूड कम है, और T1 कम है, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो क्या पता चला कि इसमें एंट्रोपी घटा है लेकिन कम से घटा, और इसमें एंट्रोपी बढ़ा है मगर ज्यादा से बढ़ा, तो ओवरऑल दोनों को जोड़ दोगे तो बढ़ गया, समझ में आया, स्पॉन्टेनियस में बढ़ गया, इसका कहीं जरूरत तुमको नहीं पड़ेगा, इस डेरिवेशन का कहीं जरूरत नहीं पड़ेगा, बोलो यार,
बता दिए, ठीक है, कोई मतलब नहीं, तुम उसको उठाना नहीं होता था, इसको डायरेक्टली भी कैलकुलेट कोई कर ले सकता था यहाँ पर। क्यों? जैसे बोला था कि रिवर्सिबल प्रोसेस, इसका मतलब समझ में आया कि सिस्टम का जो टेम्परेचर है वही सराउंडिंग का टेम्परेचर है। तो डायरेक्ट है ना निकाल ले सकता था कोई कि डेल्टा सिस्टम, सॉरी डेल्टा एस सराउंडिंग ये किसके बराबर होगा, तो माइनस क्यू सिस्टम बाई टी सराउंडिंग। सराउंडिंग बोले तो ये बराबर हो जाएगा सिस्टम के, क्यों? क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो वही वाला कर दोगे तुम, यहाँ पर आ जाएगा 4000 बाई 200, कट करके करोगे तो प्लस में आ जाएगा। इरिवर्सिबल में भले आपको सिस्टम का दिया हुआ रहेगा तो सराउंडिंग का टेम्परेचर पता ही हो जाएगा, ऐसा नहीं समझा है? अरे कुछ नहीं था, इसको कुछ समझ में आ रहा है। अब उसको रिवीजन करना नहीं है, खाली इसे बता दिया, जगह छोटा हुआ बता दिया। चलो ये जो एग्जांपल दिया हुआ उसको हम सोल्व करके ही इसने लिख दिया ना, कि कैलकुलेशन में थोड़ा सा इरिटेटिंग होता है। हमको यहाँ से कुछ चीज आपको समझाना है, हालांकि बता ही चुके हैं, लेकिन एक बार आंख से बोले रहता तो ज्यादा क्लियर हो जाता है। ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि रिएक्शन जब होता है ना तो डेल्टा एस रिएक्शन, रिएक्शन का अपनी सिस्टम है, ठीक है। तो सिस्टम का एंट्रोपी देखो क्या हो रहा है, घट रहा है कि बढ़ रहा है, सोच के बोलो, घट रहा है। डेल्टा एस रिएक्शन नेगेटिव ना है जी, तो सिस्टम का एंट्रोपी घट रहा है, और डेल्टा एच रिएक्शन है जो कि इतना दिया मैंने, इससे इतना हीट निकला होगा। तो क्या इसको देख करके हम लोग बोल देते हैं कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस? नहीं, तो ये डेल्टा एस रिएक्शन बोले तो डेल्टा एस सिस्टम, और हम लोगों को क्या करना है कि पता करना है कि स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो हमको डेल्टा एस टोटल पर जाना पड़ेगा। तो सिस्टम का तो दिया ना दिया है, इसका मतलब सराउंडिंग पर जाना पड़ेगा। तो डेल्टा एस सराउंडिंग कैसे निकलेगा, माइनस क्यू सिस्टम बाई टी सराउंडिंग। अभी ओवरऑल टोटल चीज 298 केल्विन पर ही हो रहा है, टोटल चीज। तो यहाँ पर क्या पुट कर दिया, 298 केल्विन पुट कर दिए, बोलो यार। क्यू सिस्टम कितना होगा, तो डेल्टा एच नेगेटिव में है, दिशा में है कि इसके जगह पर माइनस हो तो ओवरऑल प्लस हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेशन करेगा तो इतना आ जाएगा। तो डेल्टा एस टोटल या डेल्टा एस इनवर्स कितना होगा, तो डेल्टा एस सिस्टम रिएक्शन वाला प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, तो इसको जोड़ोगे तो पॉजिटिव आ गया, डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस है। ये क्या बता रहा है कि डेल्टा एस सिस्टम नेगेटिव होने के बावजूद भी वो स्पॉन्टेनियस हो सकता था। डेल्टा एस सिस्टम को देख करके कुछ नहीं आप बोल सकते, डेल्टा एस सराउंडिंग को भी देख करके आप कुछ नहीं बोल सकते, वो दोनों कंबाइंड होगा तब आप बता सकते हैं कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस। समझ में आया? और अब इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल पर पढ़ने के पहले हम चाहते हैं कि सेकंड ला थर्ड ला जो थर्मोडायनामिक्स है ना उसको थ्योरेटिकली खाली सुन लो, थ्योरेटिकली ही सुनना आता है। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है जी, तो सबसे मेन अगर बोला जाए तो ये वाला सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का कि एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इंक्रीज होता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, या इसी को घुमा करके बोलता है कि एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स को घटाया नहीं जा सकता। कोई भी प्रोसेस होगा तो या तो एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगा या तो एंट्रोपी बढ़ेगा, समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये वाला ज्यादा फीलिंग देगा आपको। बाकी अलग अलग साइंटिस्ट है जो कि अलग अलग वे में बोले, तो खाली एक बार सुन लो। केल्विन प्लैंक की स्टेटमेंट क्या है कि कोई ऐसा प्रोसेस पॉसिबल नहीं है जिसमें हीट का एब्जॉर्प्शन हो किसी जगह से और उसको क्या किया जाए कि 100% वर्क में कन्वर्ट कर दिया जाए। मतलब ये बोलना ये चाह रहे हैं कि ऐसा कोई प्रोसेस पॉसिबल नहीं है जिसमें तुम हीट को कहीं से लेकर करके से 100% वर्क में कन्वर्ट कर दो, ऐसा पॉसिबल नहीं। मतलब कुछ ना कुछ हीट लॉस होगा ही, यही ये बात बोल रहे हैं। 100% वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, या ये बोलो कि बोल रहे हैं कि एफिशिएंसी वन नहीं हो सकता। समझ आ रहा है कि? अरे खाली एक बार सुन लो, मान लो स्टेटमेंट दे दिया, बोला कि किनका स्टेटमेंट है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तुमको पता होना चाहिए। और क्लॉसियस क्या बोलते हैं, नो प्रोसेस इज पॉसिबल व्हेन सोल रिजल्ट इज द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम ए कोल्डर ऑब्जेक्ट टू हॉटर ऑब्जेक्ट। ये क्या बोल रहे हैं ना कि
कोई ऐसा प्रोसेस पॉसिबल नहीं जिसमें केवल और केवल एक घटना हो। वो घटना क्या है? तो आप कोल्डर से लेकर एनर्जी लेकर के हॉटर में पहुंचा दीजिए। तो ये क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि केवल ये घटना पॉसिबल नहीं, इसके साथ कुछ अटैच हो सकता है, वो अलग बात है। जैसे रेफ्रिजरेटर में तो क्या होता है कि कोल्डर से एनर्जी खींच करके हॉटर में फेंका जाता है कि नहीं फेंका जाता है, लेकिन वो केवल ही घटना नहीं है, वहां पर वर्क भी होता है। ये एक्स्ट्रा काम हुआ ना। ये यही बोल रहे हैं कि बिना वर्क तुम किए बाहर से कोल्डर ऑब्जेक्ट से एनर्जी ले करके हॉटर ऑब्जेक्ट में नहीं फेंक सकते हो। ये बात बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? और अगर गौर से देखा जाए तो दोनों स्टेटमेंट एक ही होता है। ठीक है, इसको आप याद कीजिए कि दोनों स्टेटमेंट लगेगा अलग अलग, दोनों एक ही, दोनों ही ये बात एक्सप्लेन कर रहा है। एक ये एक्सप्लेन ये कर रहा है कि इफिशियंसी 1 कभी भी नहीं हो सकता। समझ आ रहा है कि नहीं? और ये वाला जो है वो रेफ्रिजरेटर का बात कर रहे थे, ये बोलता है क्या कि उसका कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इनफाइनाइट नहीं हो सकता है। सुनो ना, दोनों है ना जो बात हुई एक ही है, लेकिन वो सब तुम नहीं सोचो, लेवल 1 में ज्यादा पता है कॉमन होने लगेगा। तुम सीधे याद रखना कि केल्विन प्लैंक और क्लॉसियस, समझ आ रहा है कि नहीं? दोनों स्टेटमेंट एक ही है, बस अलग अलग फॉर्मेट में बोला जा रहा है। ये हीट इंजन के बारे में बोल रहे हैं, ये रेफ्रिजरेटर के बारे में बोल रहे हैं, समझ आ रहा है कि नहीं? लेकिन दोनों एक ही चीज बोला गया। और ओवरऑल देखो तो ये भी एक तरह से वही बात है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये सब है, तो हम ही नहीं करेंगे तो पता नहीं है, तुम रट जाओ। तुम सीधे यही समझना कि केल्विन प्लैंक जो कि एफिशिएंसी के बारे में बोले कि एफिशिएंसी 1 नहीं हो सकता। आइए रेफ्रिजरेटर के बारे में एक तरह से बोले कि कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इनफिनिटी नहीं हो सकता, बस कितने तुम समझो। आइए जान लेना कि दोनों एक के तरह का। ठीक है, अब बाकी ये तुम जान ही रहे हो। बाकी को जो शॉर्टकट में हम लिख दिए हैं, लिखने को तो बहुत सारा चीज लिखा जा सकता है, हम बस ये बताना चाह रहे हैं ना कि कभी भी कार्नोट इंजन और इंट्रोपी, कार्नोट इंजन एफिशिएंसी इंट्रोपी से रिलेटेड कोई सवाल रहेगा तुम समझ जाना कि वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से ही एक्सप्लेन होगा। जैसे कि बोले क्या कि हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी को कनेक्ट कर दिया गया है, तो हीट इधर से फ्लो होता है, हॉट से ही कोल्ड। कौन एक्सप्लेन करता था? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो इंट्रोपी वाला कांसेप्ट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में ही आया। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में भी इंट्रोपी का कांसेप्ट है, लेकिन बस खाली या तो नहीं है। समझ आ रहा है कि नहीं? ये भी बता दे रहे हैं, इसको छोड़ करके कुछ भी इंट्रोपी के बारे में बोलेगा, मतलब आंख बंद करके तुम बोलना, तो उसको कौन एक्सप्लेन करेगा? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, मैंने समझो कि इंट्रोपी से रिलेटेड अगर 100 क्वेश्चन है तो केवल एक क्वेश्चन थर्ड लॉ से हो सकता है, एकदम डिट्टो खाली वही मारा, उसके अलावा कुछ भी रहेगा तो तुमको क्या बोलना है? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्योंकि कितना बात बोलेगा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। जैसे कि तुमको बोलेगा क्या कि फ्री एक्सपेंशन हो रहा है ना, तो उसको कौन एक्सप्लेन करा है? तुम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बोल सकते हो, क्योंकि फ्री एक्सपेंशन में इंट्रोपी बढ़ता है। कोई भी चीज, कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के बारे में बात करें, समझ आ रहा है कि बोल सकते हो कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एक्सप्लेन करता है। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये कुछ है नहीं, बस खाली ये इतना बोलना चाह रहा है ना कि किसी भी प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस का इंट्रोपी एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो मतलब जीरो केल्विन, एब्सोल्यूट जीरो मतलब जीरो केल्विन। तो यही बोल रहा है कि जीरो केल्विन पर प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड का एंट्रोपी जीरो होता है, बस इतना ही बोल रहा है। उसी को लेकर लिख दिया गया है द एंट्रोपी ऑफ एनी प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस का मतलब हो गया जी प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, यहां पर मतलब चर्चा किया गया प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड अप्रोचेस जीरो एज टेंपरेचर अप्रोचेस एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो मैंने समझे ना? जीरो के लिए। ठीक है, और बोल रहा है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जीरो केल्विन पर क्या होता है ना कि हर मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर स्टेट होता है वो एक हो जाता है। अरे एंट्रोपी को बहुत ढंग से डिफाइन किया जा सकता है। एंट्रोपी को मॉलिक्यूलर
स्टेट से भी डिफाइन किया जाता है। समझ में आ रहा है कि जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर स्टेट होगा उतना ही ज्यादा एंट्रोपी होगा। तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस खाली याद रखना है कि 0 केल्विन पर प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो मॉलिक्यूलर स्टेट हो जाता है ना, वो एक क्रम हो जाता है। समझ आ रहा है कि या ये बहुत परफेक्ट ऑर्डर में अरेंज्ड हो जाता है, माने रैंडमनेस नहीं रह जाता है, तो उसका एंट्रोपी 0। अगर एक लाइन में तुमको दिमाग में घुसाना है, एक लाइन में घुसाना है, तो तुम ये समझ सकते हो कि 0 केल्विन पर परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड का, ये बोलना जरूरी है, सबका 0 नहीं हो जाता है। 0 केल्विन पर परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड का एंट्रोपी क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। हालांकि यहाँ पर लिख भी दिए हैं कि ये 0 केल्विन पर 0 हो जाता है, वो केवल परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए या प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए, सॉल्यूशन और सुपरकूल्ड लिक्विड के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें देखा गया है कि 0 नहीं हो पाता। तुमको सीधे रख लेना इनसेंस लाइन। समझ आ रहा? थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का यूज क्या है? तो यूज ये है कि अभी तक जहां भी आप पढ़े हैं वहां पर आप एस नहीं पढ़े हैं, डेल्टा एस पढ़े हैं। तो डेल्टा एस का मतलब हो गया फाइनल माइनस इनिशियल। तो अगर जो कोई एक नहीं पता रहेगा तब ये फाइनल कैलकुलेट हो पाएगा? समझना क्या बोलना चाहे हैं, पता बोल नहीं पाए। डेल्टा एस का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो डेल्टा एस तुमको पता है, तो फाइनल कब पता चल पाएगा? जब इनिशियल पता हो जाए। तो पहले तो चर्चा नहीं किया गया था इनिशियल का, बोलो यार। तो वही यहाँ पर है कि 0 के डेल्टा एस क्रिस्टलाइन सॉलिड का करोगे तो dq/t होता है ना छोटा सा, तो 0 से t तक इंटीग्रेट करेगा तो नेट डेल्टा एस निकल जाएगा। तो डेल्टा एस का वैल्यू आ जाएगा s फाइनल माने t टेंपरेचर पर माइनस s इनिशियल, तो 0 के दे दिया गया, तो ये इतना होगा। तो ये तुमको पता पहले चल जाता था डेल्टा एस, लेकिन ये नहीं पता होने के कारण तुमको t टेंपरेचर पे एंट्रोपी पता नहीं चल पाता था। अब क्या है कि ये मान लिया गया कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का 0 केल्विन पर कितना होता है एंट्रोपी? 0 होता है। जब ये 0 हो गया तब एग्जैक्ट नाम आएगा। अरे हमारा बस इतना बताना है तुमको, इसको कैलकुलेट भी करना नहीं कहेगा लेवल 1 वाले। तुमको बस इतना जानना है कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के हेल्प से हम क्रिस्टलाइन सॉलिड का, प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड का T केल्विन पर एग्जैक्टली कितना होगा एंट्रोपी वो बता सकते हैं। पहले डेल्टा एस हम लोग पढ़ रहे थे, एस कहीं नहीं पढ़े हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? और इससे क्या हो गया कि एस भी निकालने में सक्षम हो गया। तो इसका कम यूज है, तुमको खाली एक के लाइन में याद रख लेना क्या 0 केल्विन पर प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड का एंट्रोपी 0 होगा। प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड एकदम मस्त है, या परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलना मस्त है, समझ आ रहा है? सब का 0 नहीं हो जाता है। अब बाकी यूज में यही बता दिया गया है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पर कितना एंट्रोपी होगा वो आप एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी सब क्या लिखा है उसको साइड कर देना। तो हमको नहीं लग रहा है कोई दिक्कत होगा। अभी तक हम लोग एंट्रोपी के हेल्प से, मतलब डेल्टा एस टोटल के हेल्प से स्पॉन्टेनिटी और नॉन स्पॉन्टेनिटी के बारे में पढ़ रहे थे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि डेल्टा एस टोटल निकालना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि यूनिवर्स, हाँ यूनिवर्स का निकालने के लिए आपको सराउंडिंग का जानना पड़ेगा। सराउंडिंग तो बहुत वास्ट ना है जी। तो हम लोग को एक टूल चाहिए जो सिस्टम को ही देख कर ये बता दे कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो उसके लिए गिब्स फ्री एनर्जी पढ़ना होगा, ठीक है? तो गिब्स फ्री एनर्जी तक पहुंचने के लिए आपको कुछ चीज से होकर के गुजरना पड़ेगा, क्योंकि ये जब क्लियर नहीं होगा तो गिब्स फ्री एनर्जी भी क्लियर नहीं हो पाएगा। तो आपको एक टूल पढ़ना है एंथैल्पी, इसको एंथैल्पी फंक्शन भी बोलता है। एंथैल्पी है जो कि स्टेट फंक्शन होता है, ठीक है? तो जिसको रिप्रेजेंट हम लोग किससे करेंगे? H से। तो H का वैल्यू U प्लस PV होता है, ऐसा डिफाइन किया गया है। क्यों किया गया डिफाइन, कैसे किया गया डिफाइन, उसको कोई आपको नहीं मतलब है। आपको रटे रहना है कि एंथैल्पी बराबर होता है U प्लस PV। तो एक ये वाला आपको रट जाना है, ठीक है? अब चेंज का बात किया जाएगा तो यहाँ डेल्टा लगाइएगा और इस पूरे में डेल्टा लगाइएगा, तो हो जाएगा डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा PV। ये वाला आपको बहुत काम नहीं आने वाला। ऐसे एक और
डेल्टा बी हो जाएगा डिफरेंशिएशन टाइप। ठीक है, dx बाई का क्या होगा, बाई dx प्लस x dy टाइप का। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, क्योंकि हमको इसको याद भी नहीं करना है। ठीक है, हम लोग को याद क्या करना है कि h का वैल्यू u प्लस p भी होता है, और जब प्रेशर कांस्टेंट हो जाए तो डेल्टा h का वैल्यू डेल्टा u प्लस p डेल्टा q आता है। किसी में प्रेशर कांस्टेंट होगा कि बाहर चला जाएगा, कितना होगा कि नहीं। तो दो चीज एकदम रपेट के आपको याद रहना चाहिए, h का वैल्यू u प्लस p भी होता है और डेल्टा h का वैल्यू डेल्टा u प्लस p डेल्टा v होता है एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में ना जनरली ये वाला काम नहीं आएगा। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि इसका दूसरा फॉर्मेट काम आता है, तो P डेल्टा V बराबर हो जाएगा डेल्टा NgRT के। अगर आइडियल गैस माना जाए तो P डेल्टा V डेल्टा NgRT के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो आपको ये दोनों एकदम तेजी में याद रखना चाहिए। ये भी कम तेजी में याद रहेगा तो कोई बात नहीं, उसका भी यूज नहीं होता जनरली। लेकिन मान लो पूछ दिया कि कैसे डिफाइन किया गया, तो h का वैल्यू u प्लस p बोलोगे ना जी। यस सर। जहां ये वाला हो गया इंटरनल एनर्जी है, बोलोगे प्रेशर है, बोला होगा बोलो। ये दोनों आपको बहुत काम आएगा, बहुत ज्यादा। यस सर। डेल्टा h का वैल्यू कितना होता है, तो डेल्टा u प्लस p डेल्टा v, और डेल्टा h का वैल्यू एक दूसरा फॉर्मेट क्या है, तो डेल्टा u प्लस डेल्टा h r। यस तब चेंज निकलना चाहिए, डेल्टा h इक्वल टू डेल्टा u प्लस p डेल्टा v और डेल्टा h इक्वल टू डेल्टा u प्लस डेल्टा h r। समझा रहा है कि नहीं, ये एकदम तेजी में निकलना चाहिए। और ये ध्यान रखिएगा जी कि ये वाला कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पर डिफाइन है। वो देगा ही, न्यूमेरिकल जब देगा ना तो खुद ब खुद टेम्परेचर वगैरह कांस्टेंट रहेगा। तो ये वाला कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पर डिफाइन है, और ये वाला क्या है कि कांस्टेंट प्रेशर पर डिफाइन है। ठीक है, अब डेल्टा H को फील कैसे करेंगे, तो डेल्टा H रिएक्शन जब देगा ना, इसका मतलब हुआ कि वो रिएक्शन होगा तो कितना एनर्जी निकलेगा, या वो रिएक्शन होगा तो कितना एनर्जी को वो लेगा। तो डेल्टा H का मतलब एक तरह से हुआ हीट एक्सचेंज टाइप का है। अरे पहले जो पढ़ा जाता था उसमें हीट बाहर से दिया जाता था या लिया जाता था, अब क्या है कि अंदर में ही जनरेशन और एब्जॉर्प्शन हो रहा है। रिएक्शन हुआ तो हीट जनरेट किया, बोलो यार। पहले क्या होता था कि कुछ कराने के लिए बाहर से हीट खींचता था, अब क्या है कि रिएक्शन हो रहा है ना वेसल के अंदर, तो उसी में हीट जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो डेल्टा H का फीलिंग क्या रहेगा, तो एक तो बोलोगे चेंज इन एंथैल्पी, दूसरा उसका फीलिंग क्या रहेगा, तो रिएक्शन होने पर कितना एनर्जी रिलीज होगा या एब्जॉर्ब होगा, वही वाला डेल्टा H। ओके, बोलो यार। और चूंकि कांस्टेंट प्रेशर पर डिफाइन किया गया है डेल्टा H को, डेल्टा H का वैल्यू डेल्टा U प्लस p डेल्टा v कांस्टेंट प्रेशर पर डिफाइन किया गया है। डेल्टा H है क्या एक तरह से हीट एक्सचेंज कांस्टेंट प्रेशर पर। यस सर, बोलो यार। तो कांस्टेंट प्रेशर पर हीट एक्सचेंज को तो हम लोग NCP डेल्टा T भी बोलते थे आइडियल गैस के लिए। यस सर। तो डेल्टा H का वैल्यू समझ में आया कि NCP डेल्टा T होगा। डेल्टा H डिफाइन हम लोग कर रहे हैं किस पर, कांस्टेंट प्रेशर पर। यस, आ कांस्टेंट प्रेशर पर डेल्टा H माने कांस्टेंट प्रेशर पर हीट एक्सचेंज, इसका मतलब QP बोले तो NCP डेल्टा T। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? अच्छा एक चीज समझना जी, अगर जो वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा तीनों तो जीरो हो जाएगा। यस सर। प्रेशर कांस्टेंट तो है ही, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो ये जीरो हो जाएगा। तो डेल्टा H का वैल्यू डेल्टा U के बराबर होगा कि नहीं। यस सर। तो डेल्टा U को हम लोग बोल सकते हैं कि नहीं हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यस, बोलो यार। यस सर। अगर जो वॉल्यूम कांस्टेंट है, बात समझना, अगर जो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये जीरो हो जाएगा, तो डेल्टा H डेल्टा U के बराबर। इसका मतलब क्या हो गया कि डेल्टा U क्या है, तो डेल्टा H एट कांस्टेंट वॉल्यूम या Q एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यस सर, समझ में आ रहा हो। यस सर। और Q एट कांस्टेंट वॉल्यूम आइडियल गैस के लिए NCP डेल्टा T होता है। तुमको इतना कहानी सोच के याद नहीं करना, तुमको याद करना
कि डेल्टा यू आइडियल गैस में NCV डेल्टा T होता था ना जी, वही वाला यहाँ पर भी है। डेल्टा H कांस्टेंट प्रेशर पर डिफाइन है और डेल्टा H हीट एक्सचेंज एक तरह से है। तो कांस्टेंट प्रेशर पर हीट एक्सचेंज कितना होता था, तो NCV डेल्टा T, तो वही वाला यहाँ पर है। लेकिन केवल बोलेगा ना तो उसको पकड़ने के लिए एक स्टेटमेंट तुम याद रखना कि बोल देगा चेंज इन एंथैल्पी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तब तुम समझ जाना कि वो डेल्टा U का डाटा दिया है। पकड़ना, कांस्टेंट प्रेशर नहीं भी बोलेगा, सीधे बोलेगा चेंज इन एंथैल्पी, तो डेल्टा H तुमको समझना है जो बराबर होगा किसके NCV डेल्टा T के। लेकिन कांस्टेंट वॉल्यूम पर चेंज इन एंथैल्पी जब बोलेगा तो समझ जाना कि एक्चुअली में चेंज इन एंथैल्पी का डाटा नहीं दिया, वो रियलिटी में किसका डाटा दिया, डेल्टा U का डाटा दिया। कोई दिक्कत लग रहा है? बोलो जी, समझ में आया ना? तू लिख करके देगा चेंज इन एंथैल्पी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो तुमको लगेगा डेल्टा H का दिया डाटा होगा, तो डेल्टा H का नहीं डाटा दिया, डेल्टा U का डाटा दिया। तो डेल्टा U को तुम दो ढंग से बोल सकते हो, एक तो तुम बोल सकते हो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो पहले बोलते थे, और अब से डेल्टा U को एक और नाम दे दोगे, क्या, चेंज इन एंथैल्पी एट कांस्टेंट वॉल्यूम या हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बोलो यार। तो इसको हम लिख देते हैं, इसे लिखने का जरूरत तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन लिख दे रहे हैं क्योंकि वो लैंग्वेज में फंसा देगा तुमको, डाटा देना पता नहीं चलेगा। डेल्टा U क्या है, चेंज इन एंथैल्पी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, या हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बोलो जी, कोई दिक्कत नहीं ना लगना है। तो टू द पॉइंट हम लोग क्या याद रखेंगे, डेल्टा H का वैल्यू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, डेल्टा H को डेल्टा U प्लस डेल्टा HGR, केमिकल रिएक्शन देगा तो ये वाला ज्यादा यूज होगा, ठीक है। और ये वाला कांस्टेंट टेंपरेचर प्रेशर पर डिफाइन है, ये कांस्टेंट प्रेशर पर डिफाइन है, ठीक है। अच्छा, रियल गैस के लिए आप लोगों ने क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन हम पूछबे करेंगे। याद रखिएगा कि रियल गैस में डेल्टा H का वैल्यू डेल्टा U प्लस ये डेल्टा PV जो है, तो रियल गैस के लिए PV का वैल्यू इनर्टी नहीं ना होगा। तो रियल गैस के लिए क्या होगा कि PV को खोलते भी नहीं, डेल्टा PV का मतलब ये तो समझ में आ गया कि PV में चेंज तो हो गया P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल। तो कभी रियल गैस में क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है, डेल्टा H के बारे में। तो आपको समझ आना डेल्टा U प्लस डेल्टा PV बोलो या P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल बोलो। तो ये सब कुछ दिमाग में तुमको बैठा लेना, उसके बाद फिर इसमें कुछ है ही नहीं, इसको रट जाना है, इसको रट जाना है। वो डाटा छुपाने का प्रयास करेगा डेल्टा U का, तो समझ जाना है कि चेंज इन एंथैल्पी एट कांस्टेंट वॉल्यूम या हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम जब बोलेगा तो डेल्टा U ही समझना है। हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर बोलेगा तब आपको डेल्टा H के बारे में समझना है। कोई दिक्कत लग रहा है? चलो, डेल्टा Mg क्या है, तो कभी भी कोई रिएक्शन होगा ना तो गैसियस स्टेट वाला, समझ रहे हैं कि नहीं, गैसियस स्टेट वाला का प्रोडक्ट में जो कोएफिशिएंट होगा ना, सबको जोड़ देना, माइनस रिएक्टेंट में जो गैसियस स्टेट का कोएफिशिएंट होगा ना उसको जोड़ देना, ठीक है। एग्जांपल से अपनी क्लियर होगा। एक चीज एकदम ध्यान रखिएगा, एकदम ध्यान रखिएगा कि इसको कैलकुलेट करने के पहले ये देख लीजिएगा कि रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं। अगर जो रिएक्शन बैलेंस नहीं रहेगा, पहले रिएक्शन बैलेंस करिएगा तब इसको यूज करिएगा। और यही वाला बात हम यहाँ के लिए भी बोल रहे हैं कि डेल्टा H का वैल्यू डेल्टा U प्लस डेल्टा Hg आपकी तभी लगा जब डेल्टा Hg बैलेंस्ड रिएक्शन से कैलकुलेट हो। समझ में आ रहा है? अब बाकी एग्जांपल से क्लियर कर देगा। बच्चा आपका सवाल है, कुछ है ये नहीं, लेकिन पूछता है तो धड़ल्ले से पूछता है। इस रिएक्शन में डेल्टा Hg निकालना, सबसे पहले बैलेंस देखना था, 4 और 2, तो 4 और 2 बैलेंस तो है, तब डेल्टा Hg कैसा निकलेगा? इधर गैसियस स्टेट में है कुछ नहीं, तो वो हो गया 0, बोलो यार, इधर हो गया 0 माइनस इधर गैसियस स्टेट में कितना है कोएफिशिएंट, तो ये 2 है और यहाँ पर 1 है 3, ये समझ में आया कि 0 माइनस 3, तो ये बराबर हो गया -3 के। एक चीज समझना, हम क्या बोल रहे हैं कि ये रिएक्शन जब हो रहा है
ही मोल H2 है जो कि रिएक्शन कर रहा है ना। ये बोल रहा है कि अगर H2 का 2 मोल होता तो ऑक्सीजन का 1 मोल होता तो H2O का 2 मोल फॉर्मेशन होता। बोलो यार। तो रिएक्शन में जो ये लिखा हुआ वो स्टोइकियोमेट्री केवल है, वो रिलेशन देता है, स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशन देता है। ये नहीं बोल रहा है कि 2 मोल है जो कि H2, लेकिन डेल्टा H जब यूज करिएगा ना तो आपको कितना मोल रिएक्शन कर रहा है उसको बाद में सोचें। आपको डेल्टा H में सोचना है कोएफिशिएंट के ही बारे में। बार-बार हम बोल रहे हैं डेल्टा H का मतलब तुम बोलोगे बैलेंस्ड रिएक्शन चेंज इन कोएफिशिएंट ऑफ गैसेस स्टेट। बोलो यार। तो ये ध्यान रखिएगा। कोई दिक्कत लग रहा है? देखो यही रिएक्शन ऐसा कर दिए, 2 से डिवाइड कर दिए, ऐसा देखो अभी भी बैलेंस है ये, है कि नहीं बैलेंस? तो इस रिएक्शन के लिए डेल्टा H निकाला दीजिए कि तुम 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जो रिएक्शन देगा उसी से करोगे। यस सर। तो इसमें डेल्टा H कितना हो जाएगा? कितना हो गया 0, अब इधर हो गया हाफ, अब इसका हो गया 1, तो हो गया कितना -3/2। कोई दिक्कत लग रहा है? इसका हो गया हाफ, इसका 1, तो 1.5 हुआ ना जी, अब उधर 0, तो कोई दिक्कत लग रहा है? तो देखो दोनों रिएक्शन एक ही है, लेकिन अगर इस फॉर्मेट से सोचेंगे तो डेल्टा H इतना है और इस फॉर्मेट से सोचेंगे डेल्टा H उतना आएगा। बोलो यार। चलो अब इस रिएक्शन को तुम देखो तो क्या है कि बैलेंस्ड है कि नहीं, पहले चेक करो। तो 6 हाइड्रोजन 2 नाइट्रोजन, 6 हाइड्रोजन 2 नाइट्रोजन बैलेंस तो है, तब फिर डेल्टा H निकालेंगे तो गैसियस वाला में इधर 2 हो गया, लिक्विड वाला का समय बोला तो नहीं देखेंगे, तो इधर 2 हो गया और इधर कितना हो गया 3 और 1 4, तो 2 -4 तो -2 हो जाएगा। अभी लिख दे रहे 2 -4 तो ये -2 हो गया। तो इस दोनों रिएक्शन से ये बात समझ में आया कि स्टोइकियोमेट्री वाला से ही हम लोग करें। रिएक्शन अगर अनबैलेंस्ड रहेगा तो बैलेंस करना, स्टोइकियोमेट्री को पूरा चेंज नहीं कर दोगे। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत लग रहा है? चलो यहां दिया हुआ है कि A जो गैसियस फेज है वो कन्वर्ट हुआ 3B + C/2, ये सॉलिड में है, ठीक है? तो बोल रहा है कि डेल्टा H माइनस डेल्टा U बताइए 27 डिग्री सेल्सियस पर। तो जैसे डेल्टा H डेल्टा U तुम सुने दिमाग में चला होगा, डेल्टा H = डेल्टा U प्लस P डेल्टा V और डेल्टा Ng RT। चूंकि केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है कौन वाला यूज करेंगे? डेल्टा Ng RT। हमको नहीं लग रहा कोई दिक्कत होना चाहिए। तो आपको निकालने क्या बोल रहा है? डेल्टा H माइनस डेल्टा U। अच्छा ये चीज ध्यान रखना कि केमिस्ट्री के बुक में जनरली डेल्टा U नहीं देता है, डेल्टा E देता है, लेकिन फिजिक्स से हम लोग को आ जाता है तो जानबूझ के डेल्टा U लिख रहे हैं क्योंकि तो आप ताकि तुमको ही लगे कि वही वाला चीज वही है। ठीक है? तो इसको इधर कर दिए यही ना कैलकुलेट करना है। अरे बोलो यार। तो डेल्टा Ng तो इधर हो गया 3 और इधर हो गया 1, तो कितना हो गया 2। R का वैल्यू हो गया R और T का वैल्यू 27 डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब 300 केल्विन हो जाएगा। अब इसका वैल्यू जूल में आया, कैलोरी में आएगा, लीटर एटीएम में आएगा, वो R पर डिपेंड करता है। R तुम कैसे कर दो? बोलो यार। ये हम अभी ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं 600 R। कैलोरी में करोगे तो 2 लिखोगे, ऐसा लिखना करोगे तो 8.31 लिखोगे, वो तुम कर लोगे। ठीक है? कोई दिक्कत लग रहा है? तो इसी का बच्चा का अपना सवाल आता है, वो तो हम पूरा विस्तार से उसे कर दे रहे हैं। एकदम बच्चा का पहला एकदम बच्चा का ये क्वेश्चन देखो, सब आया हुआ है। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो ये बोल क्या रहा है कि डेल्टा H बराबर होना चाहिए किसके? हाँ, डेल्टा E या डेल्टा U के, यही ना बोल रहा है। तो ये वाला कब पॉसिबल है? रियल में तो ऐसा ना होता है। तो ये वाला इसके बराबर कब होगा? जब ये वाला क्या हो जाए 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब हमको देख लेना है कि किस रिएक्शन में डेल्टा Ng 0 है। बोलो यार। तो इसमें देखो डेल्टा Ng 0 है कि नहीं, पहले बैलेंस चेक करोगे, बैलेंस है कि नहीं? बैलेंस है तो इधर 1 है और इधर भी 1 है, तो डेल्टा Ng 0, जैसे डेल्टा Ng 0 होगा डेल्टा H और डेल्टा U बराबर हो जाएगा। तो ये वाला तो हो गया। अब इसको देखो तो बैलेंस है या नहीं, देख लो पहले। नहीं है, यहाँ पर 4 है, यहाँ 2 ही ना है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा 2 लगाना पड़ेगा, तब 4 हो गया। अब ऑक्सीजन 2 मैच कर गया।
डेल्टा एच का वैल्यू डेल्टा यू हो गया। यस सर। दूसरा वाला के लिए डेल्टा एच का वैल्यू कितना हो जाएगा, डेल्टा यू हाँ माइनस 3 RT, यही ना होगा। यस सर। सी वाले के लिए क्या होगा, इसको बैलेंस है, यस सर। बैलेंस तो है, तो डेल्टा एच का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ तो, डेल्टा यू और इधर हो गया 1 और ये 0 ना। यस सर। तो डायरेक्ट कितना हो गया 1 into RT। यस चलो डी वाले में हो सकता है कि कभी पूछ ही दे तुमसे कि ये वाला रिलेशन किस में वैलिड है, चेक कर लोगे। यस सर। बचा का सवाल है, इसको देखो तो बैलेंस है, सबसे पहले बैलेंस देखो। नहीं यहाँ पर ऐसे करोगे तो अब बैलेंस है, देखो तो यस सर। बैलेंस तो हो गया। तो देखो इधर भी 2 1 1 2 इधर भी हो गया, हमको स्टोइचियोमेट्री से मतलब है, इसको नहीं जोड़ देना। यस सर। तो डेल्टा एच का वैल्यू कितना हो जाएगा, डेल्टा यू प्लस 0 RT, यही ना होगा। यस सर। यहाँ से कितना आ गया डेल्टा यू, इसका मतलब ये भी सही है। तो वो एग्जाम में एक ही देगा, यहाँ पर ऐसे करके दिया गया, कोई दिक्कत लग रहा है कि अच्छा टाइप का लग रहा है, बस ध्यान क्या रखना है तो रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए हर हालत में, ठीक है। यस सर। चलो अब इसको देखो, दिया है कि ड्यूरिंग वेपराइजेशन ऑफ वाटर व्हिच ऑप्शन होल्ड्स गुड। एक चीज समझिएगा, कभी कभी वो बिना रिएक्शन दिए ही पूछेगा डेल्टा एच और डेल्टा यू में रिलेशन। एक चीज समझना, कभी कभी डेल्टा ई भी दे देता है वो, समझ ना, डेल्टा यू डेल्टा ई एक के, ठीक है। तो डेल्टा एच और डेल्टा यू या डेल्टा ई भी एक के वो रिलेशन है जी। डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस बी डेल्टा बी, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एच जी आर टी। तो इसी से ना रिलेशन निकलेगा, तो उसके लिए वो रिएक्शन देगा। और अगर रिएक्शन नहीं दिया तो तुमको खुद समझ आना है कि लिखना पड़ेगा। बोलो यार, यहाँ किसका बात कर रहा है, वेपराइजेशन ऑफ वाटर का, इसका मतलब रिएक्शन खुद से लिखना पड़ेगा आपको कि वाटर कहां से कहां जा रहा है। हाँ, स्टीम वाले फेज में, गैस वाले फेज में जा रहा है। तो ये समझना है कि इस केस में डेल्टा एनजी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये नहीं देगा आपको तो खुद से लिखना पड़ेगा। यस सर। जनरली बच्चे दिमाग में बैठा था कि डेल्टा एनजी तब ये लिखते हैं या उधर प्रोसीड करते जब रिएक्शन दे दे, तो रिएक्शन कभी कभी छुपा लेगा, समझ जाना है कि अपने से लिखना है। यस सर। तो ये समझ में आ गया होगा। तो डेल्टा एच का वैल्यू कितना होगा, डेल्टा यू प्लस 1 into RT। तो ये समझना है डेल्टा यू प्लस समथिंग में है। यस सर। तो इसका मतलब डेल्टा एच ज्यादा ना है। यस सर। समझ में आ रहा होगा, डेल्टा एच ज्यादा है इसमें। यस। कोई दिक्कत लग रही है तो बच्चा लगता है। अब तो रियल गैस का सवाल दिया, जैसे रियल गैस का सवाल दिया आपको ये वाला दिमाग में आ जाना चाहिए कि डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस P2 V2 माइनस P1 V1 होता है। डेल्टा P भी को ही लिखा है वो, P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल। तो ये का सवाल अभी नहीं पूछा है, पूछना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो आपको पूछ रहा है चेंज इन एंथैल्पी। तो डेल्टा एच का वैल्यू कितना होगा, डेल्टा यू तो दे दिया है 1 लीटर एटीएम, बोलो यार, माइनस सॉरी डेल्टा एच का वैल्यू डेल्टा यू प्लस P फाइनल V फाइनल 6 माइनस P इनिशियल V इनिशियल, यही ना होगा। यस सर। लीटर एटीएम। तो यहाँ से कर लीजिएगा, ये हो गया -4, ये हो गया 8, कितना हो गया 4 लीटर एटीएम। अब जिसमें वो बात करे, यस सर। मतलब ऐसा में बात करेगा तो बताया था ना 1 लीटर एटीएम कितना होता है, 101.3। अरे बताए थे यार, यस सर। उत्तर हट कर लोगे तो कोई दिक्कत लग रहा है? नो सर। चलो इस रिएक्शन से हम कुछ समझाना चाह रहे हैं और समझने का प्रयास करिएगा। H2O लिक्विड गया इस डायरेक्शन में और डेल्टा H दिया हुआ है यहाँ पर, तो आपको पूछ रहा है डेल्टा U, जब वेपराइजेशन हो ही रहा है। अरे बोलो यार। यस सर। तो डेल्टा U के बारे में बात किया, डेल्टा H के बारे में दिया, तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, रिलेशन लिखोगे। कौन वाला, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT। कोई दिक्कत लग रहा है? तो तुमको पूछ रहा है डेल्टा U, तो डेल्टा U को एक तरफ करो, तो किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा H
1, अरे बोलो यार, Yes, sir. 1 into r into t, t का वैल्यू 373, समझिएगा। अब यहां ध्यान से तुम समझना कि ये वाला जो रिएक्शन लिखा हुआ वो 1 मोल के लिए नहीं है। Yes, देखो यहां sir. क्या लिखा है, डेल्टा एच का वैल्यू लिखा है 40.66 किलो जूल पर मोल, 1 मोल के लिए इतना है। Yes, sir. अरे बोलो यार, Yes, तो sir. तुम डेल्टा यू पहले 1 मोल के लिए निकालो, Yes, sir. नहीं समझ में आया? Yes, sir. और उसके बाद तुम है जो कि 2 मोल के लिए करोगे। Yes, sir. डेल्टा यू जो है जी वो वाला n पर डिपेंड ना करता है जी, तो हम लोग 1 मोल के लिए कैलकुलेशन कर लेंगे और उसके बाद उसको डबल कर देंगे। Yes. बात समझ में आ रहा हो? Yes. हम लोग इसको 1 मोल के लिए पुट करेंगे, रिएक्शन भी 1 मोल के लिए लिखा हुआ है, माने कोएफिशिएंट दिख ना रहा है जो Yes. तो ये समझ में आ रहा होगा आपको कि डेल्टा एच का वैल्यू कितना पुट होगा, 40.66 into 10 to the power 3 जूल मारा है, तो ये भी जूल में होगा। Yes, sir. तो 8.3 into 373, ये बात समझ में आया? Yes. कितना का? वो 1 मोल का। अरे ये वाला तुम 1 मोल का डाटा उठा करके दियो। Yes, sir. आप स्टोइकियोमेट्री में भी देख लो कि एक का ही बात हुआ, 1 मोल का ही ये लिखे हो। Yes, sir. बोलो यार। Yes, sir. तो अगर जो तुमको 36 ग्राम का बोलेगा तो 2 मोल के लिए नहीं बोला है। Yes. बोलो जी। Yes, sir. तो डेल्टा यू 36 ग्राम के लिए बात करेगा, तो ये समझ में आया कि 2 into ये वाला होगा। Yes. ये वाला यहाँ पर पुट कर दो। Yes, sir. कोई दिक्कत लग रहा है? No, sir. बात नहीं पहुंच पाया क्या? पहुंच गया। समझिएगा, आपको ये दिया है 1 मोल के लिए Yes, sir. और ये पूछ रहा है इतना ग्राम मतलब 2 मोल के लिए, तो 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो डेल्टा एच भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। Yes, yes. डेल्टा एच वैसे ही ना चलता है, तो अब क्या होगा कि डेल्टा एच 2 मोल का आ गया, Yes, sir. तो क्या होगा कि इस रिएक्शन में 2 रहेगा तो उससे करिएगा तो डायरेक्ट 2 आ जाएगा। Yes, sir. अब देखो होता क्या, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते, 2 यहाँ 2 यहाँ, ये भी 2 से मल्टीप्लाई होता, तो ये बात समझ में आ रहा है कि डेल्टा एच 2 into इतना होता। Yes, sir. बोलो यार, Yes. माइनस, अब समझना यहाँ 2 और 2 रहता तो तुम्हारा डेल्टा एच भी ना 2 होता, Yes, sir. ये खुद ब खुद 2 आता था, कॉमन करके करते तो वही हो जाता। Yes. तो 2 तरीका, या तो 1 मोल के लिए आप कर लीजिए और उसके बाद है जो कि जितना मोल का बात करेगा निकाल दीजिएगा। Yes, sir. या फिर रिएक्शन को ही 2 मोल के लिए कर करके इसको भी 2 से करके कर दीजिए तो चला जाएगा। Yes, sir. अब पूरा फीलिंग ये जो है ना, जो मल्टीप्लिकेशन में बताएं 2 कर लीजिए, ये पूरा फीलिंग आता है थर्मोकेमिस्ट्री में, हम पढ़ाएंगे, अभी थर्मोडायनेमिक्स वाला भी पार्ट पढ़ा रहे हैं। Yes, sir. वो ये वाला जो बात बोले ना वो एकदम 100% फीलिंग आएगा जब थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ाएंगे तब। Yes. थर्मोडायनेमिक्स वाला वो फीलिंग नहीं आ पा रहा है, लग रहा है कि हाँ ठीक है समझ रहे हैं, लेकिन वो थर्मोकेमिस्ट्री के बाद फीलिंग देगा। Yes, sir. कोई दिक्कत लग रहा है इतना में कुछ भी? No, sir. अरे ये सब तो बच्चा टाइप का सवाल है, नहीं लग रहा है? Yes, sir. इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है, तो वो वाला थर्मोकेमिस्ट्री के बाद पूरा क्लियर हो जाएगा। Yes, sir. ठीक है, और यहाँ पर क्या है कि याद रखना डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस बी डेल्टा बी, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एच जी आर टी। डेल्टा एच जी वाले में तो अपनी समझ में चल जाना चाहिए, बैलेंस रिएक्शन में होना चाहिए। Yes, sir. डेल्टा एच जी आर टी वाला रिएक्शन के लिए होता है, रिएक्शन नहीं देता है, और चर्चा कर रहा है तो खुद से हम लोग सोचते हैं। Yes, sir. बोलो यार। Yes, sir. और डेल्टा यू को वो छुपा करके देगा, चेंज इन इंटरनल लिमिट दे दिया तो वाह वाह, Yes. छुपा कर देगा तो 2 लैंग्वेज यूज करेगा, हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो तुमको समझ जाना है कि वो डेल्टा यू का डाटा दिया है। Yes. बोलो यार। Yes. या बोलेगा चेंज इन एंथैल्पी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तब भी तुमको समझ आना है कि वो किसका बात किया, डेल्टा यू। ऐसे बहुत सारा बच्चा क्या होता है कि जैसे बोलेगा चेंज इन एंथैल्पी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो आगे उसको सुनाई देगा चेंज इन एंथैल्पी, वो समझ जाएगा कि डेल्टा एच दिया है, गलत ना हो जाएगा। Yes, sir. तो कोई दिक्कत लग रहा है इसमें 1% भी? No, sir. इसमें थोड़ा बहुत अगर लगा भी होगा तो वो थर्मोकेमिस्ट्री के बाद क्लियर होगा। ठीक है, तो पहले थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट हम पढ़ा देंगे, उसके बाद क्लियर करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसके बाद हम लोग है जो कि
गिब्स फ्री एनर्जी वाला में एंट्री करेंगे। क्यों? इसको क्यों पढ़ाया गया? इसको इसलिए पढ़ाया गया कि गिब्स फ्री एनर्जी वाला में डेल्टा एच का जरूरत पड़ता है। यस सर, तो डेल्टा एच वाला बात आप नहीं जाने हुए रहते तो वहां पर दिक्कत होगा। यस सर, कोई दिक्कत इसमें नो सर,